बेसिक से स्टार्ट करना जरूरी है इसको भी। ये जो टूल्स होते हैं, वेक्टर्स है, ये बेसिक से स्टार्ट होंगे। इसके बाद जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम सीधा मेंस लेवल पे और सीधा ही डिप कर हाइट कर जाएंगे। आगे क्या स्टूडेंट्स? चलो आज हम बात करेंगे बच्चों वेक्टर्स की। आज के लेक्चर के बाद आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि स्केलर वेक्टर क्या होता है, सॉरी स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है। सेकंड कि वेक्टर्स के भी टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होंगे वेक्टर्स के, आप उनको डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि अगर ये वेक्टर्स ऐसे हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे, ये वेक्टर्स ऐसे हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आएंगे। और इन सबसे इंपॉर्टेंट एक वेक्टर होता है, ये दो वेक्टर में मान लूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर है। क्या नाम है इसका? पढ़ो सब, क्या नाम है? यूनिट वेक्टर। ठीक है। और कई बार बच्चों ये बच्चों को बहुत तंग करते हैं दो वेक्टर्स, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक पोजीशन। इसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कौन सा है सर? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यहां तक हम पहुंच पाए तो ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस करेंगे हम थोड़े से बेसिक लेवल के ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, वरना फर्स्ट टू ऑब्जेक्टिव्स आज का हमारा टारगेट रहेगा, तीसरा भी कोशिश करेंगे। चले आगे। देखो अब मैं बहुत बेसिक पर नहीं जाऊंगा, जो तुमको स्कूल में पता है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। सबको पता है ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? यस सर। स्केलर क्या होती है बच्चे? जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड होती बट प्लस मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। वेरी गुड। जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं होती। एंड द वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास है ना। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ये एक टेबल है, ये मैं खड़ा हूं, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, दूसरा हाथ कहाँ है आपका? लगा लो, ऐसे ही खड़ा है जैसे भी है, देख लेना। ठीक है, चलो यहीं से धक्का लगा देते हैं दोनों हाथ में। ठीक है। अब बताओ ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ, क्या ये मैटर करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में लगा रहा हूँ? सोचो भाई, ये तो पक्का मैटर करेगा कि अगर मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, 6 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, 7 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तीनों केस में रिजल्ट अलग अलग मिलेंगे ना। 5 में थोड़ा कम आगे बढ़ेगा, 6 में थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ेगा, 7 में थोड़ा और ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रही है बात, है ना। मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड कर रही है बात, लेकिन क्या डायरेक्शन पर भी बात डिपेंड कर रही है क्या? कैसे नहीं कर रही? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस डायरेक्शन में इसको धक्का लगाऊं तो ये अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा, और मैं अगर इस डायरेक्शन से अगर मैं इसको अपनी डायरेक्शन में खींचूं तो ये वापस नहीं आ जाएगा ऐसे। फर्क नहीं पड़ेगा क्या? यस पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन भी इफेक्ट डाल रही है और मैग्नीट्यूड भी इफेक्ट डाल रहा है। तो दोनों चीजें जब इफेक्ट डाल रही है तो ये जो क्वांटिटी हो गई, हाँ ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि सर वो मैग्नीट्यूड तो पे डिपेंड कर रही है लेकिन साथ साथ डायरेक्शन पे भी। क्या दोनों पे सेम रिजल्ट थोड़ी मिलेगा? अगर मैं आगे पुल करूं, एक तो पुल करूं और एक पुश करूं, क्या दोनों केस में मेरे को सेम रिजल्ट मिलेगा क्या? नहीं सर। पुल के पुश करूंगा तो वो कहाँ जाएगी? आगे। पुल करूंगा तो कहाँ आएगी? पीछे। ऑब्वियसली। तो ऐसी क्वांटिटी जिनको वेक्टर बोलते हैं, ये सबको पता आई थिंक, राइट। ऐसे वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड की जब भी बात करोगे तो कभी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, लेकिन वेलोसिटी की जब बात करते हो तो डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है। एक्सेलरेशन की तो बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब एक बात बताओ, ऐसे ही डिस्टेंस और डिस्टेंस की जब बात करते हैं हम तो डिस्प्लेसमेंट की जब करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। देखो वेक्टर को मैं अगर मैं ज्योमेट्रिकली बात करूं तो ऐसे रिप्रेजेंट,
एक ये वेक्टर है मेरा, और सपोज करो एक ये वेक्टर है मेरा। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, ए डैश है। तो मेरे को फटाफट बताएगा कोई बच्चा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है, कौन सा वेक्टर छोटा है। सर ए वेक्टर बड़ा है और वेक्टर बड़ा है, ए डैश छोटा है। ए डैश छोटा है, सबको पता चल गया। कैसे पता चला सर? क्योंकि जो इसका ये जो टेल पार्ट है, सबने देखा है ना, वो टेल किसकी बड़ी है सर, वेक्टर ए की। और तो सर टेल जो पार्ट है, टेल, तो वो वेक्टर का क्या बताता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, जिसकी टेल बड़ी जिस वेक्टर की, उसका मैग्नीट्यूड भी बड़ा, जिसकी टेल छोटी उसका मैग्नीट्यूड भी छोटा। अच्छा, डायरेक्शन बताओ इन दोनों की कैसी है? सेम है। कैसे पता लग रहा है सर? सेम साइड है। एरो से। तो इसको बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं? हेड। तो ये जो हेड होता है सर, ये क्या बताएगा उसकी डायरेक्शन। तो ये तो हो जो गया ज्योमेट्रिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। क्लियर है ना आप सबको? ये हेड एंड टेल, ठीक है सर। अब वैसे कैसे लिखें, कैसे? तो अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो वेक्टर ए मेरा ऐसा लिखा जाएगा, ये ए, इसके ऊपर एक साइन लगा दूंगा, ये वाला वेक्टर का साइन। क्लियर है सबको? यस सर। मैं बोल रहा हूँ ये वेक्टर का, अब ये इसके पास दो चीजें हैं सर, इसके पास क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी होगी और डायरेक्शन भी। तो मैं बोल देता हूँ 5, ये तो हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। ये क्या हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। और टुवार्ड क्या लिख दूं अगर मैं वेक्टर लगाया तो? टुवार्ड, सपोज करो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट साउथ में, ईस्ट, टुवार्ड्स ईस्ट। तो ये उसकी डायरेक्शन हो गई। अगर मैं यहाँ पर, ये देखो पता चल रहा है ना, वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। अगर मैं सिर्फ ये लगा दूं ऐसा, ये ए वेक्टर है बट सिर्फ इसके आगे मॉडुलस लगा दूं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? सर मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं। उस केस में तुम सिंपल लिखो 5, उस केस में डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। तो सबको समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा? नॉर्मल। किसी ने कुछ पूछना है? चलो नो सर। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर। अब किसी वेक्टर को दो तरीके से लिख सकता हूं। अगर मैं इसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता हूं सच्चे, ये ए वेक्टर को, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? इसकी मैग्नीट्यूड को अभी लिखा है, ऐसे लिखते हैं ना? यस सर। और साथ में क्या होगी इसकी, साथ में क्या होनी चाहिए इसकी? मैग्नीट्यूड लिख दिया, एक डायरेक्शन। अभी के लिए डायरेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूँ कुछ, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूं, अभी के लिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें। लेकिन यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ जिसको एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। डायरेक्शन कौन बता रहा है यहाँ पर? वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि ये यूनिट वेक्टर क्या चीज है, बट फिलहाल मैंने वेक्टर को बता दिया। एक वेक्टर ए को मैं कैसे लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो तुम्हें पता चल रहा होगा वेक्टर दो चीजें बताता है, मैग्नीट्यूड प्लस उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया, आपने किसकी जगह यूनिट वेक्टर लिखा है? डायरेक्शन की जगह। तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा उसकी? डायरेक्शन। और वो कैसे होगा वो आगे चलेंगे। फिलहाल अभी ये याद रखो, यूनिट वेक्टर की क्या बताता है? डायरेक्शन। चलो, टाइप्स ऑफ वेक्टर ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों पे ज्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। पता हमें सबका होगा, मैं बता देता हूँ फटाफट, लेकिन फोकस हम उन पे करेंगे जिसका हमको काम है। आओ सबसे पहले कोलिनियर वेक्टर, जो ध्यान से सुनना, जो सेम लाइन पर एक्ट करें, जो सेम लाइन पे, जैसे ए और बी दोनों सेम लाइन पे एक्ट कर रहे हैं ना, इसी लाइन पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे वेक्टर होंगे बच्चे? कोलिनियर। ऐसा जल्दी समझना कि ऐसे नहीं हो सकते, सिर्फ ऐसे ही होंगे नीचे वाले, नहीं सर, लाइन तो सेम ही है ना। यस सर। अपोजिट डायरेक्शन की हो सकते हैं लेकिन लाइन सेम होनी चाहिए, तो वो वेक्टर्स कैसे होंगे? कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। अब पैरेलल वेक्टर्स अब तुम समझ जाओगे, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, क्या ये पैरेलल वेक्टर है क्या? बताओ हाँ या ना? एंटी पैरेलल, वेरी गुड। ये कैसे हो जाएंगे? एंटी पैरेलल। तो पैरेलल क्या ऐसे होंगे बच्चों? यस सर। जो सेम डायरेक्शन में पॉइंट करे,
और जो पैरेलल होंगे, देखो दिखाते हैं अभी, देखो एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन, एक्टिंग अलोंग द बच्चों सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स। और इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री ऑब्वियसली। अच्छा एंटी पैरेलल के बीच में, एंटी पैरेलल के बीच में कितना एंगल बनेगा? 180 है ना, वो हो जाएंगे एंटी पैरेलल हमारे। अभी एंटी पैरेलल भी कर लेंगे। लिख रहे हैं कोलिनियर में भी 180 होगा? कोलिनियर में जरूरी नहीं है वैसे, कोलिनियर मतलब सेम लाइन, तो कोलिनियर ये हो सकते हैं, दिख रहे हो, ओके सर। और कोलिनियर ये भी हो सकते हैं, कोलिनियर ये भी हो सकते हैं, कोलिनियर ये भी हो सकते हैं, कोलिनियर ये भी हो सकते हैं। लाइन जिनकी सेम हो, जो सेम लाइन पर एक्ट करे। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। ये क्या होते हैं सर? जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। फॉर एग्जांपल सर, ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, क्या इनका टेल पार्ट दोनों का सेम है क्या? देखना, बिल्कुल टेल का मैग्नीट्यूड, टेल मतलब डायरेक्शन मत देखो, हेड नहीं कह रहा, सिर्फ टेल कह रहा हूँ। यस सर सेम। टेल तो दोनों की सेम लेंथ की है ना। टेल क्या, हाँ टेल क्या बताता है उसका? मैग्नीट्यूड। अगर टेल सेम है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनका हेड दोनों अलग है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा दोनों का? अपोजिट। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, वो वेक्टर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? एंटी पैरेलल तो हो गया। और एंटी नेगेटिव वेक्टर अपोजिट और नेगेटिव वेक्टर्स। अब बात आती है, बच्चों कंफ्यूज हो गए कि एंटी पैरेलल में क्या फर्क है? एंटी पैरेलल के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, वो तो जरूरी नहीं है ना, बस उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, बस ये याद। क्लियर है ना? लेकिन अगर डायरेक्शन भी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड भी सेम है तो कैसा वेक्टर है? नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर। क्लियर है? यस सर। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर्स ऐसे भी देख सकते हो। दो वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उसको क्या बोल दो? इक्वल वेक्टर। अगर अनइक्वल है तो अनइक्वल हो जाएंगे सर। ठीक है, जीरो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, है ना? सर नेगेटिव वेक्टर समझा दो। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चे? अगर दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो? सेम। फॉर एग्जांपल ये ए वेक्टर ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? 5 न्यूटन। इसका भी क्या है मैग्नीट्यूड? 5 न्यूटन। लेकिन ये जो ऊपर वाला फर्स्ट वेक्टर है वो टुवर्ड्स ईस्ट है और सेकंड वेक्टर टुवर्ड्स क्या है? वेस्ट। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो सर ये कैसे वेक्टर होंगे? नेगेटिव वेक्टर। इनको नेगेटिव क्यों बोलेंगे बताएंगे तुम, समझ में? मतलब इनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, इसलिए नेगेटिव वेक्टर्स है। और अपोजिट वेक्टर्स हैं, ये भी बोल सकते हो अपोजिट वेक्टर्स हैं। चले आगे। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। अब जीरो वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर पाऊंगा जिसका मैग्नीट्यूड ही 0 है? नो सर। अनडिफाइंड डायरेक्शन। कैसी है डायरेक्शन इनकी? अनडिफाइंड। वो हम अभी यहाँ पर यूज भी नहीं करते ज्यादातर जीरो वेक्टर इस लेवल पे अपने। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इक्वल, कोलिनियर, है ना? कौन कौन से? इक्वल हो गया, कोलिनियर हो गया, बोलेंगे कोलिनियर, इक्वल, कोलिनियर के बाद क्या पढ़ा? पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल, नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, जीरो वेक्टर्स, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर्स। इसके अलावा एक और वेक्टर भी पढ़ लो, कोप्लेनर वेक्टर। क्या वेक्टर? कोप्लेनर वेक्टर। जो सेम प्लेन में लाई करे। जो क्या लाई करे सर? सेम प्लेन में। मतलब अगर एक वेक्टर मेरा है ऐसे, ए वेक्टर, तो देखो ये प्लेन ऑफ द बोर्ड, ये एक्स एक्सिस में भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस में भी लाई कर रहा है, तो इसका प्लेन क्या हो गया? एक्स वाई प्लेन। कैसा प्लेन हो गया? ऐसे ही दूसरा वेक्टर मेरा ऐसे है तो इसके पास भी एक्स वाला कंपोनेंट भी है और वाई वाला भी है। तो ये भी कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन।
मतलब दो वेक्टर्स अगर दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में कहीं लाया कर रहे हो दो वेक्टर्स, तो वो दोनों एक्स वाई प्लेन में है सर। तो दोनों कैसे वेक्टर्स हो गए? को प्लेनर वेक्टर्स। कैसे हो गए? को प्लेन। समझ में आ रहा है सबको? यस समझ में आ रहा है? दिमाग में ऐसे रखो। लेकिन वो तीसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ऐसा ना हो, एक तो मेरा एक्स में है, एक तो मेरा एक्स वाई में है, ऐसे जैसे मेरी स्क्रीन है, जो तुम्हारी फोन की स्क्रीन है, एक तो वहां लाया कर रहा है, लेकिन एक वेक्टर तुम्हारा बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे दिख रहा है, इस फोन को चीरता हुआ बाहर। कैसा होगा सर? समझ रहे हो? बाहर की तरफ। समझ पा रहे हो इस बात को? भाई एक वेक्टर तो मेरा ये रहा, ये दिख रहा है सबको, है ना? और दूसरा वेक्टर मेरा ये रहा, तो क्या अब ये कोप्लेनर है? नहीं सर, एक वेक्टर मेरा बाहर आ रहा है, बाहर का मतलब जेड एक्सिस में आ गया। तो एक तो एक्स वाई में है, एक कहाँ है? जेड में। तो क्या ये सेम प्लेन में है क्या? नो सर तो दूसरा वाला एक्स जेड में भी हो सकता है, वाई जेड में भी हो सकता है। तो फिलहाल ये कोप्लेनर नहीं रहेंगे। जो सेम प्लेन में लाई करे, अगर पहला वेक्टर एक्स वाई में है तो दूसरा भी एक्स वाई में है, तो सेम प्लेन है। पहला एक्स वाई में है, दूसरा एक्स जेड में है, तो क्या ये सेम प्लेन है सर? नो सर अब बात करते हैं थोड़ी सी हम वेक्टर्स के ऑपरेशंस की मैं बात करूं अभी। पहले थोड़ा सा ये छोटा सा क्वेश्चन है, हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, बट तुम्हें एंगल्स का तरीका पता लग जाएगा। आओ, ये ए और एक्स के बीच में अगर एंगल 30 डिग्री लग रहा है बच्चे, ये वैसे क्वेश्चन में हटा रहा था, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि हम आगे इसका यूज कर सकते हैं कभी। देखो, ए और एक्स के बीच में एंगल लग रहा है अगर 30 डिग्री, ये दो वेक्टर्स दिख रहे हैं, ए वेक्टर और एक्स वेक्टर, या एक्स एक्सिस ऐसे समझ लो। एक्स एक्सिस के साथ ए वेक्टर कितना एंगल बना रहे हैं बच्चे? 30 और बी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री तुम मेरे को बता सकते हो ए और बी आपस में कितना एंगल बना रहे होंगे? 60 चलो इसके पहले थोड़ा सा ऑपरेशन की बात ही कर लेता हूँ, ये भी तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है सर? मैं 2 या 3 ऑपरेशंस बताऊंगा जो बहुत जरूरी होंगे हमारे लिए, उससे हमारा काम हो जाए। देखो कैसे। एक चीज हमेशा याद रखना सर, अगर एक वेक्टर मेरा ऐसा रिप्रेजेंटेड है, ऐसे दिख रहा है ए वेक्टर, यस और इसका मैग्नीट्यूड है सपोज कर लो 5 न्यूटन। कितना है? 5 न्यूटन, या यूनिट्स मान लो, कोई भी कुछ भी हो सकता है ना, मीटर भी हो सकता है, यूनिट फोर्स की भी हो सकती है, तो मैं यूनिट बोल रहा हूं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट। और अगर एक ये वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी है कितना? 5 यूनिट, दिख रहे? अब इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? वेक्टर्स में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? सब्ट्रैक्शन फिर भी आंसर सब्ट्रैक्शन वाला आता है। फिर भी तुम हमेशा दो वेक्टर्स का जब नेट वैल्यू लिखोगे ना, जैसे इसकी ए और बी को सोल्व करके नेट वैल्यू क्या आएगी, तो तुम उसको लिखते हो आर से। नेट वैल्यू को क्या लिखते हो? आर से। रिजल्टेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट वैल्यू तो हमेशा जब भी वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे कभी नेगेटिव साइन मत लगाना। आर वेक्टर को तुम क्या लिखोगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर साइन नहीं लगाएंगे। मैग्नीट्यूड में लगा सकते हो, लेकिन जब वेक्टर में रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे लगाना, ठीक है? सब्ट्रैक्शन होती है, मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन तुम हमेशा ऐसे लिखना। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इन दोनों को सोल्व करना है, तो मैं सेम डायरेक्शन हो तभी दोनों को क्या कर सकता हूँ? सोल्व कर सकता हूँ, है ना? या अपोजिट है तो मैं कैसे करूं? अब सोचो इनका, अब तुम्हें दिखने से तो पता लग रहा होगा नेट आंसर क्या आएगा इनका? 0 है ना? बट इसको सबको समझ में आ रहा है। एक 5 न्यूटन, सपोज करो एक 5 न्यूटन की फोर्स इस फोन को इधर से खींच रही है, दूसरे 5 न्यूटन की इधर खींच रही है, तो नेट वैल्यू, नेट आंसर क्या आएगा? नेट फोर्स 0, ऑब्वियस ही है सर। बट इसको सोल्व कैसे करूंगा सर? ध्यान रखना, मैं किसी भी एक वेक्टर को फिक्स कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए वेक्टर को क्या कर दिया? 6 फिक्स कर दिया। आई हैव फिक्स द ए वेक्टर दिस वन, ठीक है? तो इसका 5 यूनिट भी यूनिट ये हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। अब मैं दूसरे वेक्टर को क्या कर देता हूं? इसी की डायरेक्शन में ले आता हूं। पहले दूसरा वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट की तरफ। अब इसको कहां ले आता हूं? राइट की तरफ। तो सर क्या इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो पहले के मैग्नीट्यूड का अपोजिट। पहले इसका मैग्नीट्यूड 5 था, अब कितना हो जाएगा? माइनस। इसीलिए तो याद करो, जब हमने ये वेक्टर्स पढ़ा था, अपोजिट वेक्टर्स को क्या वेक्टर बोला था?
नेगेटिव वेक्टर्स। वेक्टर्स। क्योंकि देखो इसका मैग्नीट्यूड अब चेंज हो गया ना, नेगेटिव हो गया। ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स थे या नहीं, ये फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर, यस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैंने पहले वाले को फिक्स रखा, दूसरे वाले को उसकी डायरेक्शन में मोड़ दिया, तो देखो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, प्लस की जगह अब माइनस। अब वेक्टर्स के लिए सोल्व करते हैं सर। वेक्टर्स तो वही कहता है सर, वेक्टर्स कहता है दोनों ऐड होंगे, तो दोनों वेक्टर को ऐड ही कर रहे हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐड करना, दोनों का मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर, +5 प्लस फिर +5 फिर -5 हो जाएगा। 5 लिखा, अब ए का सेकंड का कितना है, तो सिर्फ प्लस करके फिर ब्रैकेट में -5 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस का 5 साइन लगाएंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड है कितना उसका, -5 तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। हाँ कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, सर ये मॉडुलस हो गया, मॉडुलस में तो पॉजिटिव आता है। तुम ऐसा समझ लो कि मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड। सर अब ऐसा यहाँ पर 0 लिखेंगे, हम सीधा 0 नहीं लिख सकते। तो वेक्टर्स को सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए हम कंफ्यूज रहते हैं। हम तक अभी तक अलजेब्रा पढ़ा था हमने, वेक्टर का भी अलग से अलजेब्रा होता है, बट हमने अभी तक जो नॉर्मल पढ़ा हुआ है हम सीधा ही कर देते थे इसको 5 - 5, लेकिन वेक्टर्स को ऐसे सोल्व नहीं करते। वेक्टर्स को सोल्व करने के लिए हमें दिमाग में रखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन। जब तक मुझे ये दोनों चीजें नहीं पता होंगी मैं वेक्टर्स को सोल्व नहीं कर पाता, जब तक ये दोनों चीजें नहीं पता होंगी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। कहीं पर भी चले जाना, वेक्टर्स को सोल्व करने से पहले किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर आंख बंद करके उठा लेना, उस चैप्टर में अगर तुम वेक्टर देख रहे हो तो पहले उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। अभी तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे थे, अपोजिट डायरेक्शन में थे। अगर सेम डायरेक्शन में होते वो तो बहुत आसान सा काम हो जाता। अगर यही दो वेक्टर्स क्या होते सर, सेम डायरेक्शन में, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर सॉरी ये, दूसरा वेक्टर ये, अभी भी दोनों की वैल्यू क्या है, 5 अब आर वेक्टर की वैल्यू बताना, 10 यूनिट। 10। अब मैं शॉर्टकट तरीका क्या है सर, सिंपल सर, देखो दोनों वेक्टर्स की, मैं आपने बताया कि वेक्टर्स को सोल्व करने के दो तरीके, मतलब वेक्टर को सोल्व करने का तरीका है मैग्नीट्यूड देखो और क्या देखो, डायरेक्शन देखो। मैंने देखी दोनों की मैग्नीट्यूड, तुम सिर्फ डायरेक्शन को दिमाग में रखा करो, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। देखो अभी के लिए तुमने देखा वेक्टर ए पहले केस में है लेफ्ट की तरफ, दूसरा है राइट की तरफ, तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैंने सबसे पहले देखा मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। तो अब मैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकता, नॉर्मल इक्वेशन होती तो मैं डायरेक्ट ऐड कर देता, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड दिख रहा है तो पहले, फिर मैं देखूंगा वेक्टर्स हैं, अच्छा सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलेगा, इसकी क्या देखनी पड़ेगी, डायरेक्शन। फिर मैंने देखा मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन देख लेता हूँ, डायरेक्शन दोनों की क्या हो गई, तो मैंने कहा दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। समझ में आ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे ही फिर दूसरे केस में देखा दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, मैंने कहा अभी वेक्टर है ना, स्केलर होता तो मैं सीधा ऐड कर देता, अब डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, तो दोनों की डायरेक्शन भी क्या आई, सेम आई, तो दोनों को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो तुम ऐसे रखा करो। अच्छा ये तो सेम वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात होगी। अगर ऐसा होता कुछ सर, ये 6 ये 5, 11 रुको, अब तो 11 था बिल्कुल। सबसे पहले देखूंगा मैग्नीट्यूड, तो मैंने देखा मैग्नीट्यूड घूम फिर के, मैंने कहा इसकी 6 न्यूटन, इसकी 5 न्यूटन, ठीक है, लेकिन 1 मैंने न्यूटन। ये वेक्टर है, एक सेकंड पूरा क्वेश्चन लिखने दो, टुवर्ड ईस्ट टुवर्ड वेस्ट। अब तुमने क्या करना है, तुमने सिर्फ क्या देखना है, आप बताओ पहले, तो तुम बताओ आंसर क्या आएगा, नेट रिजल्टेंट का नेट रिजल्ट आएगा 1 यूनिट 1 न्यूटन। क्लियर है ना। तो रिजल्टेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी आएगी, रिजल्टेंट भी तो क्या है, एक वेक्टर। तो इसकी भी मैग्नीट्यूड और क्या होगी, डायरेक्शन। तो तुमने मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया 1 न्यूटन, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट, टुवर्ड ईस्ट। टुवर्ड्स क्या होगी, ईस्ट। पता लगा, सबको पता है सर, मैग्नीट्यूड वहां पर क्या है, ईस्ट में ज्यादा है। तो सबसे पहले याद रखना, अब वेक्टर को कभी भी ऐसे सोल्व मत कर देना, ये 5 है ये 6 है। अगर 2 फोर्स दे रखी हो, एक 5 न्यूटन एक 6 न्यूटन, कभी भी 11 न्यूटन नहीं बोलोगे, कभी भी 1 न्यूटन नहीं बोलोगे। पहले क्या पूछोगे, नेट फोर्स अभी निकालूंगा, पहले तो क्या बताओ उसकी
डायरेक्शन कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो और तुम्हें दो वेक्टर क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड दे रखा हो, अपने आप कभी भी सोल्व नहीं करना जब तक क्या नहीं पता होगी उसकी। डायरेक्शन ये दिमाग में बिठा लो, प्लस 12th क्लास तक काम आने वाली चीज है, आगे भी अगर फिजिक्स लोगे या कोई भी चीज लोगे। समझ में आ रहा है? चले आगे। यस ईस्ट और ये हो गया वेस्ट यहाँ पे। और वैसे तुम मैथ्स करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार वैसे ही हो जाना है, मैथ्स तो करते ही हो तुम। चलो 6 न्यूटन 5 न्यूटन ये हो गया, 1 न्यूटन रिजल्टेंट इसका। तो मेरे को थोड़ा समझ में आ गया। सर ये तो सच थी वेक्टर्स जब प्लस हो रहे हैं, वेक्टर्स जब क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मतलब मैग्नीट्यूड उनका, है ना। अब क्या करेंगे सर, वेक्टर्स मल्टीप्लाई भी होते हैं, डिवाइड होगी या नहीं होंगी इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का क्या होगा सर, वो बात की बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही सीखना था। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं थोड़ी सी। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये भी एक तरह से ऑपरेशन ही था कि मैंने अगर वेक्टर की डायरेक्शन को क्या किया है, रिवर्स किया है, तो मैग्नीट्यूड के आगे क्या लिख जाएगा, क्या लग गया था अगर मैग्नीट्यूड को रिवर्स किया था तो नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं किसी वेक्टर को क्या शिफ्ट करता हूं, कैसे शिफ्ट करता हूं बच्चे, पैरेलल। कैसे शिफ्ट करता हूं, पैरेलल अगर कोई वेक्टर पैरेलल शिफ्ट हो जाए तो याद रखना ना ही उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है, ना ही उसकी डायरेक्शन ठीक है चेंज नहीं होती। neither its magnitude, neither change in magnitude nor in its डायरेक्शन कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो तुम बेधड़क आंख बंद करके वेक्टर को एक यहां से उठा के यहां रख सकते हो पैरेलली, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहने वाला। फॉर एग्जाम्पल सर, जैसे ये मेरा वेक्टर है ए वेक्टर, इसको उठा के मैं कहीं पर भी लिख दूं सर, यहां लिख दूं, तो देखो पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो ना तो इसका देखो डायरेक्शन भी उतनी ही है, टेल पार्ट भी उतना ही है, डायरेक्शन अभी भी अपवर्ड है, यहाँ पर भी डायरेक्शन अपवर्ड है। क्या चेंज हुई क्या डायरेक्शन? नहीं। क्या मैं इसको यहाँ उठा के रख दूं तो क्या फर्क पड़ा क्या कुछ? नो सर ऐसे ही यहाँ पर ये वेक्टर है, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये बी वेक्टर है, इसको उठा के यहाँ रख दूं सर, क्या चेंज पड़ा कुछ? ना सर कैसे शिफ्ट कर रहा हूं मैं, लेकिन पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ। पैरेलल ऐसे ये वेक्टर है मेरा सी, इसको उठा के चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये आगे समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चले आगे। यस सर। तो ये बात हमेशा याद रखेंगे। बोलो। यहाँ पे ईस्ट कैसे आया? ये तो मैंने वैसे लेट कर लिया था, हम इसको करते हैं ना, ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, तो ये वाला एरो कौन सी तरफ जा रहा है, देखो ईस्ट की तरफ, ये वाला एरो कौन सी तरफ जा रहा है? सर रिजल्टेंट से वेस्ट की तरफ। रिजल्टेंट तुम बताओ, दोनों को माइनस करोगे 6 - 5 आएगा 1, लेकिन ज्यादा कौन सी तरफ है, 6 वाली तरफ है या 5 वाली तरफ है? मतलब ईस्ट वाली तरफ है या 5 वेस्ट वाली तरफ है? ईस्ट की तरफ 6 है मैग्नीट्यूड, वेस्ट की तरफ 5 है। कोई 6 न्यूटन से इधर खींच रहा है, 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है, तो जाएगी तो बॉडी 6 न्यूटन वाली तरफ ना। रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, जहां पर ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वैल्यू ईस्ट में है, तो इसलिए सेम होगा तो कहीं नहीं आएगा सर, आंसर ही 0, क्योंकि अगर 5 न्यूटन तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी। इधर से भी 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ, इधर से भी 5 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो बॉडी तो रेस्ट पर रहेगी ना मेरी, कहीं नहीं जाएगी। चले आगे, तो वो 0 वेक्टर आ जाएगा, 0 नेट वेक्टर। चले आगे, चलो। अब ये देखो, इसमें तुम पैरेलल ऑपरेशन वाला यूज कर सकते हो, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। तो पहले तो तुम बता के देखो, ए और एक्स के बीच में अगर 30 डिग्री है और बी और एक्स के बीच में 30 डिग्री है, तो ए और बी के बीच में कैसे निकालो? तुम यूज कर सकते हो सर, कौन सा? पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ द वेक्टर नाइदर चेंजेस इट्स डायरेक्शन नॉर इट्स मैग्नीट्यूड। तो पहले तो खुद सोचो कैसे करें, किसको शिफ्ट कर सकते हैं बताओ, किसी को भी कर दो। देखो
ए वेक्टर है, इसको मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं क्या यहाँ पर? तो कर देते हैं। सर ऐसे ही होगा ना पैरेलल शिफ्ट, देखो अभी बताया था, हाँ या ना? सर ये हो गया मेरा ए वेक्टर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पैरेलल शिफ्ट किया है सर, पैरेलल शिफ्ट। तो ए और एक्स के बीच में एंगल बन कितना रहा था सर? 30 अब तुम साफ ही बता सकते हो, और बी के बीच में कितना बन रहा 60 है? 60। समझ में आ रहा है क्या? यस सर अच्छा, यस ये तो नाइंसाफी होगी से बी को शिफ्ट नहीं किया। अरे बी को शिफ्ट कर देते, बी को उठा के वहां रख दो, तो बी को ऐसा शिफ्ट करूंगा क्या? यस सर बी और एक्स के बीच में भी कितना बन रहा है? 60 तो यहाँ से भी के बीच में कितना हो गया? तो मैंने तो शिफ्ट कैसे किया है, लेकिन सर पैरेलल शिफ्ट किया, पैरेलल शिफ्ट, ठीक है। यस अच्छा, सर अब बी और सी के बीच में बताओ, अगर बी और एक्स के बीच में बन रहा है 30 और एक्स और सी के बीच में बन रहा है 45, तो बी और सी के बीच में क्या बनेगा? ध्यान से करना, आप शिफ्टिंग करनी है तुमने, कुछ नहीं करना हो। क्या लग रहा है? बोलो बोलो बोलो। बी और सी के बीच में बताना है। समझ नहीं आई बच्चे मुझे, क्या बोल रहे हो? आवाज थोड़ा जोर से बोलो। सर 15 15, वेरी गुड। कैसे सर? बी को उठा के रख दो या सी को उठा के रख दो, पर एंगल देख के रखना सर। अगर सी को उठाओगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि सी ज्यादा एंगल बना रहा है, तो दूर तक जाएगा। देखो कैसे, सी को उठा रहा हूं, पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूं, यहां कहीं आएगा क्या? यस सर ऐसा ही आएगा, सब देख लो। सी सर। वेक्टर रेड वाला ही बनेगा क्या? हाँ सर। सी और एक्स के बीच में एंगल बन कितना रहा है? 45 कितना? 45 सर 15 सी और बी के, सी और एक्स के बीच में 45, एक्स और बी के बीच में 30, तो बी और सी के बीच में कितना बन रहा है? 45 माइनस 30 15 15 बन रहा है ना सर। ये पूरा एंगल कितना होगा? ये ग्रीन वाला एंगल पार्ट कितना हो गया? 15। तो समझ में बी एंड सी के बीच में क्या बन रहा है सर? 15 डिग्री। अब किसी बच्चे के मन में वहम आ रहा हो कि सर बी को क्यों नहीं किया, लो बी को कर दो, तो बी को याद रखना 45 बन रहा है, लेकिन बी और एक्स के बीच में कितना बन रहा है एक्चुअल में? 30 30। कुछ यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल कितना होगा? 30। अगर मैं बी को यहाँ कर देता तो बच्चे ये तो 45 से बड़ा ना हो जाता एंगल, यस सर इसलिए मैंने अंदर की तरफ रखा है थोड़ा बी को। अब ये 30, अब बता दो फिर से बी और सी के बीच में कितना बन रहा है? 15 डिग्री। तो बी एंड सी के बीच में क्या बन रहा है सर? 15। किसी को कोई भी डाउट है बेधड़क पूछ लो, नया टॉपिक है, कोई बात नहीं। हाँ सर नो सर थम्स अप कर दो जिसको क्लियर है। भाग मत जाना बस डर के, मैं इसलिए बहुत आराम आराम से करवा रहा हूँ। अभी भी कोई भागेगा तो उसकी गलती है। चले आगे। सर भागने का मतलब सर। लेफ्ट लेफ्ट, ठीक है। ए एंड सी के बीच में बता दो फटाफट। 75 ए एंड सी, ए को पैरेलल ट्रांसफॉर्म कर दिया गया सबने? सर यस सर कर देते हैं, आओ एक बारी। ए को करो यहाँ, और ए और एक्स के बीच में बन कितना रहा है? 30 30। तो ए और एक्स में 30, एक्स और सी में 45, तो टोटल कितना हो गया? 75 60 15 75। 60 15 75। क्लियर है क्या सबको? यस यस सर तो हमने इक्वेशन का यूज करना सीख लिया, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर्स को कैसे करते हैं, सबको समझ में आ रही है ये बात? यस Everybody. सर यस सर आ जाओ, सब वेक्टर के फादर साहब हैं ये। यूनिट वेक्टर क्या है? ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया था शुरू में ही, क्या करेंगे यूनिट वेक्टर? सर डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा सर। आइए, अभी तक हमने तुमको याद है किया था, ये अगर ए वेक्टर है बच्चों, वापिस चलूंगा उसी स्लाइड पे, पहले ये समझ लो। ए वेक्टर है तो इसको क्या लिख सकते? ए वेक्टर को कैसे लिखता हूँ? उसका मैग्नीट्यूड प्लस उसकी मतलब डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन। ये तो हो गया, इसका था मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या लिखता था मैं? यूनिट वेक्टर। तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं। यूनिट वेक्टर को मैं डिनोट कैसे करता हूँ बच्चे?
ये तो उसका मैग्नीट्यूड है नॉर्मल वेक्टर का, और यूनिट वेक्टर को मैं लिखता हूँ ऐसे, अगर ए का है तो ए, और इसके ऊपर क्या लगा दिया, कैप लगा दी एक छोटी सी, ये ए कैप, इसको क्या बोलता हूँ, ए कैप। यूनिट क्या हो गया ये, यूनिट वेक्टर। किसी को कोई भी डाउट है क्या? नो सर। तो ये हो गई वेक्टर एक, ठीक है। अब ये जो ए कैप क्या है, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन। खास बात है सर, अगर फोर्स है तो फोर्स के लिए भी एक यूनिट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा जो उसकी क्या बताएगा, जरूरी नहीं है एफ कैप से ही लिखूंगा फोर्स का, आर कैप से भी लिख सकता हूँ, क्या पता डिस्प्लेसमेंट के लोगों, है ना। बट ये याद रखना, हर एक वेक्टर क्वांटिटी को जब भी मैं सोल्व करूंगा साथ में उसका है कि यूनिट वेक्टर दिखाऊंगा जो उसकी डायरेक्शन बताएगा। सर यूनिट वेक्टर का यूनिट क्यों बोलते हैं सर? क्योंकि बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट मतलब 1, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमेशा क्या होगा सर, 1, ओनली 1, कुछ आगे नहीं लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1। डायरेक्शन बता रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, फोर्स का यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1, सिर्फ 1, आगे कुछ नहीं बोलना, न्यूटन वगैरह कुछ, सिर्फ 1। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना सर, 1। आगे कुछ नहीं बोलना, मीटर सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ 1 बोलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया वेक्टर। अब कैसे सर, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहीं से निकाल देते हैं, यहीं से बताते हैं। तो सर अगर ये हो गया तो यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका क्या है, ए कैप की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा सर, ए कैप को वहीं रखो, बाकी सबको उधर रख दो। तो ए कैप कैसे लिख सकता हूं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा उसका, मॉडुलस। तो ये तो होता है वेक्टर, ये क्या होता है उसका मॉडुलस, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। किसी को कोई दिक्कत है क्या ये चीज में? नो सर। नो सर। ये क्या यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है सर। वेक्टर तो निकाल देंगे सर, वेक्टर तो निकाल देंगे, क्या बात है, वेक्टर तो गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये 3i कैप प्लस 3j कैप। अब ये i कैप j कैप क्या है ये भी बताना पड़ेगा। आइए थोड़ा सा इसके ऊपर बात करते हैं। वेक्टर्स तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा बहुत हिंट। अब स्टार्टिंग करते हैं सर, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट भी देख लिया मैंने। अब 3 हमारे पास एक्सिस होती हैं बच्चे, अभी के लिए जो हम बात करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अभी मैं अगर एक्स वाई का एग्जांपल लूं, एक्स ये रही और वाई ये रही, क्या यही है क्या? है ना, एक्स ये रही वाई ये रही। तो अगर मेरा वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर मेरा क्या है, इस पॉइंट पे पूछो, इस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर ये यहाँ खड़ा हूं मैं अभी के लिए, टक टक यहाँ पर, ठीक है, मैं सब देख रहा हूँ, यहाँ पर बैठा हुआ खड़ा ही हूँ वैसे तो, है ना। तो अब बताओ यहाँ मैं कैसे पहुंचाऊंगा। एक तरीका तो ये था कि भाई मैं सिर्फ एक्स में चलता तो मैं सिर्फ इस लाइन के अलोंग चलता तो ज्यादा ज्यादा यहाँ पहुंच जाता, इससे आगे पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता। वाई में चलता तो यहाँ पहुंच जाता, यहाँ पहुंच जाता। अब मैं यहाँ पहुंचा हूं तो मैं कैसे चलाऊंगा, कोई बता सकता है? सर बोथ एक्सिस। वेरी गुड, दोनों एक्सिस में चलाऊंगा सर, एक्स में भी और वाई में भी। कैसे चलाऊंगा सर बताते हैं। थोड़ा सा आगे चलते चलते यहाँ पर चलाऊंगा, यहाँ तक इतना तो चलाऊंगा एक्स एक्सिस में, उसके बाद इतना चलाऊंगा कहाँ पर सर, वाई एक्सिस। ऐसा ही हुआ होगा ना। तो एक्स में भी चला हूँ और वाई में भी चलाऊं, इतना एक्स में चलाऊं, वाई में कितना चलाऊं, पैरेलल ट्रांसफॉर्म कर दो, इतना ही चलाऊंगा ना। यस सर। ये ग्रीन वाला हो गया मेरा वाई एक्सिस में, कितना चलाऊं, और एक्स वाला क्या हो गया मेरा, रेड वाला हो गया। ठीक है, ये लाइन हटा दो अगर तुम्हें दिक्कत कर। अगर मेरे को यहाँ पहुंचना है बच्चे, जहां पर मैं अब हूँ येलो वाली जगह पर, तो मैंने चला होगा कितना सर, एक्स एक्सिस में तो इतना चला होगा, राइट, और वाई एक्सिस में इतना चला होगा, तभी तो मैं वहां पहुंचूंगा ना। देख लो कैसे पता चल रहा है सर मेरे को, ऐसे पता चल रहा है बच्चों। एक परपेंडिकुलर डालो, इतना तो चला हूं मैं एक्स में और इतना कहाँ चला हूं सर, वाई में सर। तो जितना मैं एक्स में चला हूं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं और जितना मैं वाई में चला हूं उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करोगे सर? एक्स के लिए अब यूनिट भाई
एक्स डायरेक्शन, अब मैं डायरेक्शन नहीं बोलूंगा, डायरेक्शन के लिए एक वेक्टर मैंने असाइन कर दिया, उस वेक्टर का नाम क्या है? आई वेक्टर। यूनिट वेक्टर है ना, वैसे बेसिकली है ना, उस वेक्टर का नाम क्या है? यूनिट वेक्टर। तो अगर एक्स डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो नहीं सर, डायरेक्शन अब यूनिट वेक्टर, एक्स के लिए एक यूनिट वेक्टर फिक्स कर दिया आई आई ऐसे ही वाई के लिए यूनिट वेक्टर क्या, जेड के लिए क्या होगा? के। अब कोई भी बच्चा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन है, क्या बोलोगे? 5 आई कैप, सिंपल इतना बोल देना, क्या बोलोगे? 5 आई कैप। हम समझ जाएंगे अपने आप कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हो, एक्स। ठीक है, तो अगर मान लो ये बॉडी चली है मेरी 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो बता सकते हो ये कौन सी डायरेक्शन में कितना चली होगी? एक्स डायरेक्शन में 5 और वाई में 5 में चलिए और वाई में 3। तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई सर। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये हो गई 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया मेरा, जिसमें क्या बता रहा है? आई कैप कितना है 5, जे कैप कितना है 3, मतलब जे डायरेक्शन यानी वाई डायरेक्शन में चला है 3 और आई डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में चला है 5, तो ये वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया मेरा? वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है तो इसी को ही बोल दो ए वेक्टर। सपोज कर लो यही वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। तो ये जो ए वेक्टर लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं बच्चे? 5 आई कैप प्लस 3 अभी के लिए इस एग्जाम्पल में ले रहा हूं, ठीक है। ये तो हो गया ऊपर उसका वेक्टर। अब क्या लिखूं? उसका नीचे क्या आना चाहिए? अगर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है तो ऊपर तो लिख दिया वेक्टर, नीचे क्या आना चाहिए उसका? मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो हमें पता लग गया कैसे लिखना है, लेकिन अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है? मैग्नीट्यूड निकालना तो बच्चों का खेल, कुछ नहीं करना। तो मैं मैग्नीट्यूड का एक तरीका बताता हूँ। देखो मैग्नीट्यूड का तरीका क्या है सर? मैग्नीट्यूड का तरीका मेरे को यही लिखना पड़ेगा, पीछे है क्या जगह? चलो यहाँ बता देते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का तरीका क्या है बच्चे? तुम्हें जो वेक्टर दे रखा है उसका स्क्वायर करके क्या कर दो? अंडर रूट कर दो। यस सर, स्क्वायर करो देन क्या करो? स्क्वायर रूट करो। फॉर एग्जाम्पल अभी का ही एग्जाम्पल ले लो, 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप। 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप ये वेक्टर है, इसका क्या निकालना है अब? मैग्नीट्यूड। तो बस हमने क्या करना है सर? कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो। तो आई कैप जे कैप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। आई कैप का मैग्नीट्यूड तो क्या ही रहेगा सर? 1 रहेगा ना। 1 का स्क्वायर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल ऐसे रख दो। 25 क्या करो? स्क्वायर। 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। वेरी गुड। तो पहले मैं स्क्वायर ही लिखता हूँ, मैं लिखता भी वैसे ही हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो क्या लिखूं? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब क्या करना है इस पूरे का? अंडर रूट। अंडर रूट। तो कितना आ जाएगा बताएगा कोई? 25 प्लस 9 अंडर रूट कितना आ जाएगा? 34। क्लियर है क्या? तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट हो रहा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर करके। अच्छा जेड एक्सिस भी हो जाता, के कैप भी हो जाता, तो उसको भी ऐड करके स्क्वायर कर देते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो मैग्नीट्यूड निकालने का साधारण तरीका सर स्क्वायर करके फिर क्या कर दो? स्क्वायर रूट। वैल्यू पुट कर दो। मैग्नीट्यूड के वैल्यू अभी पीछे क्या निकाली है? अंडर रूट 34। तो ये मेरा इसका क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। क्या आ गया? यूनिट वेक्टर। क्लियर है क्या कैसे निकाला है? यानी यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं करना, वेक्टर लिखना है और नीचे उसका क्या लिख देना? डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अभी क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना रखो, अगर वेक्टर है यूनिट वेक्टर तो क्या करना है? ऊपर तो रखना है उसका वेक्टर, नीचे क्या रखना है उसका? तो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर आएगा। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सिंपल, स्क्वायर करके क्या कर देना है उसका? स्क्वायर रूट। अभी देखो बच्चे जो पूछ रहा था ना, अभी देखो इससे हो जाएगा। अब इसका तुम निकाल के दिखाओ फटाफट। एक वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकाल, मतलब इसका यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इनका मतलब वही सर कितना होगा?
भी आगे केस भी कर लेंगे, अपोजिट बोले तो क्या करना है। देखो इसमें के कैप भी है। सर 2i सर 2i cap plus 3i cap plus k cap upon under root 13. तो पहले तो लिख देते हैं, ये इसका यूनिट वेक्टर होगा क्या, ऐसे। ऊपर क्या लिखे इसका, मैग्नीट्यूड नहीं सर, ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर सिर्फ और सिर्फ Vector. वेक्टर, नीचे क्या लिखेंगे इसका Magnitude. मैग्नीट्यूड। ऊपर क्या लिखूं, वेक्टर मतलब 2i कैप प्लस 3j 2i cap plus 3j cap plus k cap upon root 13. और नीचे मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं सर, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका है, सर मैग्नीट्यूड 14 नहीं आएगा? चेक करते हैं, स्क्वायर करके क्या कर दे रहे हैं, अंडर रूट। तो स्क्वायर करेंगे तो कैसे आएगा सर, 2 का अंडर रूट 14 आएगा, अंडर रूट 14 यस सर प्लस के की जगह क्या लिखूं, 1 1 लिखेंगे। 1 कितना हो जाएगा, 4 + 9 + 1 कितना हो गया, 14 Under root 14. तो दिख रहा है क्या, यस सर Sir. ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा आंसर, ये इतना छोड़ दोगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वो अलग अलग डायरेक्शन में पूछा तो इसको बोल दो, ए वेक्टर जो आया इनको अलग अलग लिख के दे दो, 2i कैप बाय अंडर रूट 14 ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 2 बाय अंडर रूट 14 आया है कौन सी डायरेक्शन के, आई कैप का, एक्स एक्सिस प्लस Plus 3 बाय अंडर रूट 14 आया है j cap J कैप, प्लस 1 plus बाय अंडर 1 upon by root 14 आया है k cap. ठीक है, क्लियर है क्या। यस सर तो ये इसका यूनिट वेक्टर डिफाइंड हो गया बच्चे, कौन सी डायरेक्शन में, वेक्टर डायरेक्शन कौन सा में, ए की डायरेक्शन। क्लियर है सब। यस सर। Sir. किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो, चले आगे। जो बच्चा पूछ रहा था पिछले, एक बार दोबारा बता दो, उसको समझ में आ गया। यस सर। चलो आइए, तो ये आ गया इसका आंसर, 2 बाय अंडर रूट 14, 3 बाय अंडर रूट 14, 1 बाय अंडर रूट 14। डायरेक्ट ऐड मत कर देना इसको, क्योंकि ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें पहले क्या पता होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन। और देखो इन सब की डायरेक्शन अलग अलग है, तो डायरेक्शन सीधा ऐड नहीं कर पाएंगे इनको, तो इनको ऐसे ही लिखना। कोई भी बच्चा इसको ऐसे मत लिख देना, अंडर रूट 3 और 2 5 और 1 6 6 रूट 14, नहीं, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्शन इनकी क्या है, अलग है। हाँ ऐसे होता 2 बाय अंडर रूट 14 प्लस 2 बाय अंडर रूट 14, ये भी आई कैप होता और ये भी क्या होता, आई कैप, तो लिख सकते थे 4 बाय अंडर रूट Yes sir. 14 आई कैप। लेकिन अब डायरेक्शन अलग है तो इनको अलग अलग ही लिखना है। ये ये एक्स की बात कर रहा है, ये वाई की बात कर रहा है, और ये जेड की। चलो अब इसका देखो, एक जिन्होंने यूनिट वेक्टर दे दिया, उस पूरे यूनिट वेक्टर में तुम्हें पूछा है कि मैग्नीट्यूड बताओ सी का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखो, आराम से हो जाएगा, बहुत हल्का सा क्वेश्चन है। एक चीज भी इसके बाद याद करेंगे और बताएंगे तुम्हें, एक चीज, खास चीज। किसकी वैल्यू पूछी है, सी की वैल्यू। यूनिट वेक्टर दे रखा है और तुम्हें सी की वैल्यू पूछी है, कैसे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा जल्दी करेंगे। सर कैसा करूं, तुम्हें क्या लगता है, क्या करूं। सर यूनिट वेक्टर दे रखा है, तुम्हें पता है सर ये 0.4 ये है क्या चीज, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 1। 1 तो इस पूरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के उसको किसके इक्वल रख दूं, 1 के इक्वल। और मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है सर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर करके अंडर रूट स्क्वायर करो 0.4 का स्क्वायर प्लस 0 ऑप्शन 7, अभी चेक करते हैं बच्चे, 0.7 का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करूं, सी का स्क्वायर। भाई सबके कोफिशिएंट लेना है, आई का कोफिशिएंट 0.4, जे का कोफिशिएंट 0.7, के का कोफिशिएंट सी है, तो सी का, इन सब का क्या कर दूं बाद में,
अंडर रूट और उसको किस Under root. पीछे सर ऑप्शन डी। 1 के इक्वल। चेक करते हैं तो ये हो जाएगा 1 के इक्वल। सबको समझ में आ रही है? अब यहाँ से क्या c की वैल्यू नहीं Sir. निकल सकती क्या? यस Sir. सर। आपने आंसर तो दे ही दिया, फिर भी इसको सोल्व कैसे करोगे? दोनों साइड क्या ले लो सोल्व करने के लिए? कल भी Sir. बताया था स्क्वायर रूट है तो कैंसिल करने के लिए दोनों साइड क्या ले Square. लूं? स्क्वायर ले लो। यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो सिर्फ ये रह जाएगा क्या? और 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1. 0.4 का स्क्वायर करो, 0.7 का स्क्वायर करो, 16/100 प्लस कितना हो जाएगा? 49/100 माइन प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या यही आएगा क्या? बताओ। Sir. पक्का? सबको क्लियर है? Yes, sir. भाई Yes, sir. 0.4 इंटू 0.4, 4/10 मल्टीप्लाई 4/10, 16/100 ना। इसको सोल्व कर देंगे अब क्या? यस सर। Yes. कितना आएगा? ठीक है, सोल्व करो कितना आ रहा है? सर 0.16 प्लस 0.49। तुमने वैसे कर दिया, चलो ऐसे कर दो, ये भी और भी आसान हो जाएगा। 0.16 प्लस 0.49 ये वहीं से कर दो सीधा, प्लस सी Yes. स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? D. 0.16 प्लस 0.49 कितना होता है बताओ? सर यही 0.5। यही होता है क्या? यस सर। इसमें से तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.65। 5. ये भी अब Sir, 0.35. 0.35. ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? Option D. 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 तो जो बच्चा बी बोल रहा था उसका गलत है, लेकिन जो डी बोल रहा था उसका सही है। यस क्लियर है सर। क्या? Yes, Sir. चेक भी कर लेते हैं। 0.35 और सिंपल है। इसको तो वैसे मैंने तुम्हें एक स्टेप करा, इसमें तो सीधा ही कह देते हैं, यहाँ तक होता ही हो गया था हमारे पास। 16 में से 49 यहाँ पे हो गया, 100 में से 65 माइनस कर लो 35, तो वही 0.35 हो गया। क्लियर है? सेम बात है ना? Yes, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। आसान था, Sir. आसान था Sir. क्वेश्चन। Yes. सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ यहाँ पर क्या, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना आए बोल करते टाइम। तो c square is equal to 1 minus 0.65, that implies c is equal to under root 0. 0.35. नहीं, ठीक है? yes, सर sir. Yes, Sir. इन वेक्टर्स का फर्क करेंगे। इन वेक्टर्स का ना मैग्नीट्यूड निकालो और बताओ किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका कम है, किसका सबसे कम है। फटाफट करो। वेक्टर निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता है ना? तरीका पता है ना मैग्नीट्यूड निकालने का? Sir. Yes. क्या करना होता है? Squaring over and square root. स्क्वायर करके स्क्वायर रूट। फटाफट करो और मुझे बताओ a का मैग्नीट्यूड ज्यादा है b का या c का? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर बी का सबसे ज्यादा है। B. अच्छा, b के बाद ज्यादा है। b के बाद सर सेकंड में सी। c, फिर किसका ज्यादा है? नो सर एक- ए। किसी का कुछ और अलग आंसर आया तो वो भी बोल सकता है। सर बी ए सी। b A. a C. यस सर। Same है. Same है. देख दोनों देख लेते हैं। इसका तो मैग्नीट्यूड फटाफट बता दो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा? Under 25. 25. तो अंडर रूट 25 सर ना? 5 हो जाएगा. 5. 5। इसका तो मैग्नीट्यूड हो गया 5। इसका बताओ सर। 4 प्लस Under root 16 56. प्लस 36. 56. Under 56. क्लियर है? इसका बता दो फटाफट। 4 4 4 कितना हो गया? क्लियर है क्या? तो किसका ज्यादा आ रहा है सर? Under root Then second का 56 नहीं होगा. 56 So 56 होगा. 56 होगा 56। Yes, sir. किसका ज्यादा होगा बताओ? B का. Second का. ऐसी बात। D. ये किसका? इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आएगा सर? ये 3 से ज्यादा आएगा, 4 से कम आएगा, है ना? Yes, sir. 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ऐसे मान लो। इसका करोगे तो क्या आएगा सर? 7 और 8 के बीच में आएगा, राइट? और ये क्या? 7, 8. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ए सी। A. C. क्लियर है क्या? चेक कर लेते हैं। यस सर। देखो यही आया 25, 56, 12। इसको हमने सीधा 5 लिख दिया ना।
तो BAC आ जाएगा। क्लियर है सबको? Yes, sir. sir. किसी को Yes, कुछ भी sir. डाउट है तो वो पूछ सकता है। हाँ सर। No, sir. ये मैंने 7 to 8 रेंज लिख दी, समझ में आ रहा है ना? 7 7 होता है 59, 8 8 होता है 64, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना 56। सर। Yes, sir. 3 3 9 Yes, होता है, sir. 4 का क्या होता है 16, तो 9 और 16 के बीच में कौन लाई कर रहा है 12, ये तो 5 है ही, Sir. तो यह Yes, होगा sir. वेक्टर्स का आंसर। ये बी सबसे ज्यादा है, जो Sir. 7 और 8 के बीच में है, उसके बाद कौन लाई कर रहा है ए, फिर क्या Sir. लाई कर रहा है सी। ऑप्शन नंबर Yes, ए। sir. चले आगे, एक्सक्यूज मी Sir. सर, बोलो। सर ये जो क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं जेई में आए? ये वाले नहीं बच्चे, ये वाला नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये वाला तो अभी तुम्हारे को स्टार्टिंग है। अब मैं स्टार्टिंग में बच्चे आपको ऐसे ही भेज दूं, ये क्या नाम है, अब तुम्हें मैं सीधा बोल दूं वेक्टर्स फोर्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। तुम मेरे को बताओ वर्क डन बताओ जब एंटी पैरेलल हो रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन में किसकी वैल्यू आ रही है वर्क डन की। वर्क डन तो चलो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है। अगर मैं फोर्स की ही बात करूं, फोर्स का तुम्हें इंक्लाइन प्लेन पे डायग्राम दे दूं और बताऊं यूनिट वेक्टर बताओ, इस जो नेट फोर्स है उसका, कैसे निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे ना सीधा। यस सर। उसके लिए थोड़ा बेस तैयार करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से बेस तैयार होगा हमारा, उसके बाद हम Sir. ठीक है। ये क्वेश्चन आने वाले हैं ही ना बच्चों जेई में। अभी पहले प्लस माइनस, अभी जब अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व करी थी तो एकदम से क्या क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठा ली थी क्या? नहीं No, उठाई। sir. पहले लीनियर इक्वेशन की थी ना। तो ये अब वेक्टर एक अलग चीज है बच्चे, वेक्टर को जब तक बेसिक नहीं करोगे तो उसका आगे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे काइनेमेटिक जब स्टार्ट होगी, हमारा मोशन चैप्टर जब स्टार्ट होगा, हम डायरेक्टली जेई के क्वेश्चंस पे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेसिक आता है उसका। हमने 9th में पढ़ा है कि वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो इसके हम हायर लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, बट इसका हमने बेस 9th और 10th में नहीं पढ़ा हुआ ना, पहले बेस करेंगे। यस सर। Yes. चलो, अब यहाँ पर रहता पोजीशन वेक्टर। अभी बात करेंगे पोजीशन और किसकी, थोड़ी बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है क्या होता होगा पोजीशन वेक्टर। Position बता, किसी पॉइंट की पोजीशन बताना है। पॉइंट की पोजीशन निकालना है ना, तो पोजीशन वेक्टर वो जो किसी पॉइंट की क्या बताता है, पोजीशन। बट इसकी एक खास बात होती है सर, नोट पॉइंट। क्या है सर इसका नोट, कि सर ये हमेशा कहाँ से होता है सर? ओरिजिन। रीजन से। Origin से। अगर ये मेरा एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है, तो अगर एक वेक्टर मेरा दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो बताओ क्या ये पोजीशन वेक्टर होगा? पी पॉइंट तक का एक वेक्टर दे रखा है, ए से लेकर पी तक का, क्या ये पोजीशन वेक्टर है? No, sir. नहीं। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा सर? ओरिजिन। तो ये वेक्टर हमारे पास क्या है सर, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हम जो वेक्टर हमारा ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये वेक्टर हमेशा कौन सा होगा सर, पोजीशन। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? नो सर। तो किसी वेक्टर, किसी बंदे की पोजीशन बनानी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है सिस्टम है, ये पॉइंट एक पे एक बंदा खड़ा है और पॉइंट बी पर भी एक बंदा खड़ा है। इसकी पोजीशन निकालने के लिए जो वेक्टर यूज करूंगा, इसकी पोजीशन रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेक्टर यूज करूंगा, उसको क्या बोलूंगा, पोजीशन वेक्टर सर। और वो पोजीशन वेक्टर कहाँ से देते हैं, अगर ए का निकालना है, Origin से। origin से क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, तो ये किसका पोजीशन वेक्टर हो गया, ए का। ऐसे ही बी का निकालने के लिए कहाँ से करूँ सर, Origin से। क्लियर है सबको? Yes, sir. पोजीशन Sir. वेक्टर जो हमेशा कहाँ से होता है, विद रिस्पेक्ट टू Origin. ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता होगा सर? पोजीशन वेक्टर तो जो पोजीशन बता दे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता होगा? इस चीज की डिस्प्लेसमेंट को बताना। डिस्प्लेसमेंट बताए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या समझते हो, जो 9th में पढ़ के आए हो? कैसे निकालते थे डिस्प्लेसमेंट? दो ही चीजों पे डिपेंड करती थी, कौन सी वैल्यूज पे? एक तो 2 पॉइंट पे, एक तो फाइनल और है ना, फाइनल पॉइंट पे और इनिशियल पॉइंट पे। इनिशियली एक बर्ड बैठा था बच्चों,
या एक बंदा बैठा था सपोज कर लो ए पॉइंट पे, कहाँ पर? ए पॉइंट पे ए पॉइंट पे। बहुत गंदा बनाया मैंने तो, है? तो एक बंदा बैठा था ए पॉइंट पर, ठीक है। अब ये बंदा उठ के कहाँ चला गया? बी पर। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट की इसने, कितनी डिस्प्लेसमेंट की इसने, वो वेक्टर कौन बता देगा? डिस्प्लेसमेंट। ए, हाँ, अगर पूछो ए पॉइंट पर इसकी पोजीशन क्या थी, तो उसके लिए कौन सा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। ए पॉइंट पर इसकी पोजीशन बतानी थी, तो मैंने ओरिजिन से लगा दिया वहां तक का पॉइंट और बोल दिया ए पॉइंट पर ये इसका पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही वो वेक्टर बंदा जब बी पर आया, तो बी पर भी उसकी क्या पोजीशन है, तो वो वेक्टर कौन बताएगा? बी का पोजीशन वेक्टर। जब पोजीशन बतानी है कि बंदा कहाँ है, तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे? पोजीशन वेक्टर। बी पर बंदा बी पर जब उड़ गया, तो बी कहाँ पर है, तो ओरिजिन से बी तक की दूरी देख लूंगा, वो उसका क्या हो गया? पोजीशन वेक्टर। ओरिजिन से ए तक की देख लूंगा, तो ए का पोजीशन वेक्टर। लेकिन अब मैं तुमसे पूछूं कि बंदे ने डिस्प्लेस कितना किया, कितना चला है, तो तुम फाइनल इनिशियल, तो वो क्या हो गया सर? डिस्प्लेसमेंट। कहां से कहां गया है सर? ए से बी। तो देखो ध्यान से, भी ए से लगा देते हैं, इसको दिखा देते हैं ग्रीन। ए से गया है और कहाँ गया है सर? बी पर। तो ये वाला वेक्टर कैसा वेक्टर हो गया? कितना डिस्प्लेस किया है। ये वेक्टर क्या है सर मेरा? ये वाला पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही येलो वाला वेक्टर क्या है मेरा? पोजीशन वेक्टर। क्लियर है क्या सबको? यस सर। पोजीशन वेक्टर समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या समझ में आ रहा है? अच्छा, पोजीशन वेक्टर तो आप सिंपल निकाल सकते हो, ओरिजिन से दूरी। डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता है सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। अब एक लास्ट स्टेप सुनो, इसके क्वेश्चन हल करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। अगर मैं तुम्हें बता दूं फर्स्ट का पोजीशन वेक्टर है R1, ए पॉइंट पे जब वो था तो उसका पोजीशन वेक्टर था R1। कितना था? R1। तो R1 कैप लिख दो। ए के लिए पोजीशन क्या हो गया? R1 कैप। ऐसे ही बी के लिए क्या हो गया सर? R2। ये हो गया, सपोज कर लो R2 कैप। अब तुम मेरे से बता सकते हो क्या मेरे को कि अगर मेरे को पोजीशन वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, R2 यानी R2 माइनस R1। क्लियर है क्या? यस सर। सभी के लिए मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर माइनस, लेकिन ये माइनस कैसे होंगे मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये वेक्टर के आगे माइनस साइन हम ज्यादातर यूज नहीं करते, लगा दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा, बट तुम्हें समझ में आना चाहिए, है ना? वेक्टर्स ऐड ही होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। पर फिलहाल ये समझ में आ रहा है R2 माइनस R1 कैसे निकाला है। ये इसका क्या हो गया सर? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुई है? इस वेक्टर को भी डिफाइन कर लो, ए से बी, तो इसको बोल दिया R ऑफ ए बी। ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर बी से ए होता तो क्या लिखता? R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2। क्लियर है? तो ये यहाँ पे आगे देख लो। अब ये क्वेश्चंस कैसे होगा कल करेंगे हम इसको अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में दिखाऊं तुम्हें, तो देखो दिख रहा है माइनस R1। ये मैंने तुम्हें शॉर्टकट में बता दिया, हालांकि इन्होंने देखो वेक्टर का रूल लगाया है, R1 को S के साथ ऐड किया है तब जाके क्या मिला है? R2। हमेशा वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। इसको मैंने सीधा ही लिख दिया तुम्हें R2 माइनस R1, क्योंकि हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। हाँ, ये करवाना भी बता दूंगा जब हम वेक्टर को रिजोल्व करेंगे ना, तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन इसने कैसे लिखी है ये तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, क्वेश्चंस में करेंगे। तो फिलहाल हमने सिर्फ इंट्रो लेना था पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। अब इसके क्वेश्चंस हम करेंगे थोड़े थोड़े अच्छे से, ठीक है? तो यहाँ पर अभी हम बेसिक ही चल रहा है हमारा। अब बताओ किसी को कोई डाउट? देखो टूल्स चैप्टर में तो मैं अभी कुछ बता नहीं सकता ना, मैथमेटिकल टूल्स हैं, ये वेक्टर्स हैं, इनमें तो शुरू में बेस करना पड़ेगा। इनको यूज करेंगे जब हम किसी चैप्टर में, तो उसके अंदर हम जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, वेक्टर के अंदर अभी जेई लेवल के क्वेश्चन तुम्हें दिखा भी दूंगा मैं फिलहाल, लेकिन पहले बेसिक तो समझो, उसके बाद हो जाएगा, ठीक है? यूनिट्स एंड डायमेंशन जब चैप्टर किया था इससे पहले वाला, हमने कितने सारे जेई के क्वेश्चन किए थे? क्या कोई भी क्वेश्चन नॉर्मल किया था या सारे जेई के किए थे? बताओ। सारे जेई के किए थे ना?
सबके आगे लिखा हुआ था 2019, 2020, 2012, है ना। तो वो चैप्टर के अकॉर्डिंग है बच्चे। जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा, जब इसको यूज करेंगे, अभी हम सामान इकट्ठा कर रहे हैं जिसको यूज करके हम चीजों को सोल्व करेंगे, है ना। अभी गाड़ी ठीक नहीं कर रहे हैं, अभी गाड़ी का क्या इकट्ठा कर रहे हैं सर, सामान ले रहे हैं कि जिस गाड़ी ठीक होगी। अभी पहले वो सामान तो इकट्ठा करो। अगर किसी को अब चाबी चलानी नहीं आ रही, पाना चलाना नहीं आ रहा, और उसको मैं गाड़ी के शोरूम पे भेज दूं और कहूँ बता भाई ये गाड़ी ठीक करके आया, इसमें ये दिक्कत है, वो शोरूम को डुबो देगा ना बंदा, है ना। पहले टूल्स की जानकारी तो ले लो कि भाई चाबी से नट कसा जाता है और प्लास से स्क्रू खींचे जाते हैं, चीजें को लगाया जाता है। तुम जहाँ चाबी का यूज करना है वहां तुम प्लास लगा दोगे, है ना। ऐसा करोगे तो इन कंडेंसर को ठंडा करने के लिए तुम लस्सी डाल दोगे ऊपर, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। यस सर। चलेगी तो पहले देखेंगे, उसके बाद आगे डिस्कस। चलो बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे हम। उसके बाद किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर, थैंक यू सर, बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।